सभी का स्वागत है अभिव्यक्ति इंडिया पे। हमारी चुनाव यात्रा चल रही है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पे कई ज़िलों में हमने चुनावी यात्रा की और दिखाया क्या है स्थिति। ज़मीनी स्तर पे लोग बीजेपी की तरफ रुझान है या समाजवादी पार्टी के। इस बार किसकी बनेगी सरकार, हम जानने के लिए आज बीजेपी कार्यालय पे हम उपस्थित हैं। आलोक तिवारी उर्फ पंकज, आपका शुभ नाम सर। जी। और आज इनसे हम जानेंगे 2022 में किसकी बनेगी सरकार, क्या है माहौल। आपकी ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, जो आपके साथ पहले थे, आज अब चले गए हैं सपा में। क्या लग रहा है, कोई असर पड़ेगा? देखिए, जनता इसका जवाब देगी 2022 के चुनाव में। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी व्यक्तिवादी सोच और व्यक्तिगत लाभ के लिए वो बराबर उनका ये पैटर्न एक बन चुका है कि नहीं, हमको जहाँ ज़्यादा लाभ मिले या फिर हम जहाँ मेरा व्यक्तिगत लाभ ज़्यादा हो, उनको जनता से मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने बिरादरी के लोगों को भटका रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा। अब हाल ही में आपने एक बयान देखा था, मुझे लग रहा है कि 1 साल 2 साल पहले, नहीं वो पिछले पूर्व वाले चुनाव की बात है जी, 17 की चुनाव की बात है। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था कि चूँकि उनका बयान भोजपुरी में था कि जे सपा के वोट करी वो अपनी माई बहन बतारी के संगे दगा करी, अपनी बेटा के संगे दगा करी। और आज उन्हीं अखिलेश यादव के साथ और एक साथ मंच पे साझा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? तो क्या लगता है, मतलब आप लोग से बात क्यों नहीं बनी, क्या मुद्दे? बात का मतलब ये है कि हमारी सोच देश के हित के लिए है। जी। क्योंकि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ये एक संकल्प है योगी जी का कि मैं व्यक्तिगत लाभ, किसी ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने की हमारी मंशा नहीं है। हम लोग का ये है कि नहीं, जनता को लाभ मिले, किसी भी हमारी योजना का सीधे जनता को लाभ मिले। और ओम प्रकाश राजभर से इससे बात नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो अपने परिवार को लाभ देना चाहते हैं। अब उनके हिसाब से उनके बेटे को भी आप कुछ बना दीजिए, उनको बना दीजिए, इनको कर दीजिए, तो ये संभव नहीं है भाजपा में। जी मतलब आपने पहले परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं और हमारा जो कार्यकर्ता संगठन के लिए जी मर रहा है, हम उसके लिए करेंगे, उसको आप शीर्ष नेतृत्व जी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे। और मतलब जो उनके विधायक हैं, लगभग 5 सीटों आप लोग दिए थे ना? जी, पिछली बार 8 सीटों में बात हुई थी। हाँ। और 4 विधायक उनके हुए थे जी। लेकिन अब की सीट ज़्यादा भी मांग रहे थे क्या कुछ? जी, इस बार सीट भी अधिक मांग रहे थे वो। उनकी सीट भी, उनकी डिमांड भी ज़्यादा थी इस बार कि नहीं, हमें अधिक से अधिक सीट दी जाए। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि इससे पहले भी वो कई चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन जब भाजपा के साथ गठबंधन हुआ तो पहली बार वो विधायक बने। तो कहीं ना कहीं उनके विधायक बनने के पीछे भाजपा का ही हाथ है। भाजपा ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और वो भाजपा के नहीं हुए। तो ऐसे व्यक्ति पे विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। अच्छा, फिर जब आप राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर हमारे पास आएंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन जब आपकी राजनीति बिल्कुल व्यक्तिवादी हो जाएगी, परिवारवादी हो जाएगी, तो फिर हमारा आपका तालमेल नहीं बन सकता, क्योंकि हम राष्ट्रनीति से ओतप्रोत हैं। हमारे लिए परिवारवाद का कोई मतलब है नहीं। और भी पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां, उसे जो भी हमारे विचारधाराओं से प्रेरित है, जो भी हमारे एक विचारधारा के लोग हैं, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। अभी कल हम लगभग, मुझे लग रहा है कि 7 दलों ने, छोटे छोटे दलों ने हमारे साथ गठबंधन के लिए पत्र भी दिया है कि नहीं, हम आपके साथ चुनाव में रहेंगे। अच्छा। उसमें मुसहर समाज है, चौहान समाज है, तमाम जो लोग हैं सब लोग हमारे साथ हैं चुनाव में। तो सभी समाज को लेकर आप लड़ेंगे। और क्या उम्मीद लग रही है 22 में सरकार कितनी सीट आएगी? उम्मीद का मतलब ये है कि हमें तो लगता नहीं कि नहीं हमारी किसी से लड़ाई है जी। जितने कार्य धरातल पे हुए हैं, इस सरकार ने दिए हैं, जितनी योजनाएं की हैं, इस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत चल के लोगों के पास जितना कार्य किया है, ये किसी और सरकार के बस की बात नहीं थी। और जनता ये देख रही है, जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है। और फिर आप देख चुके हैं, सपा कार्यकाल भी देख चुके हैं, गुंडों की सरकार रही है, उनके मंत्री जो हैं वो बलात्कारी रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें जनता देखी है। फिर वही राज दोहराने की कोई किसी को कल्पना नहीं कर सकता है, उस राज को कि फिर से वो राज हम दोहराएं वो। इसलिए फिर से हम भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा देखा जाए तो काफ़ी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जी। यहाँ की जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना ये भाजपा के लिए नहीं, किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की है, हमने जो भी नियुक्तियां कराई बिल्कुल पारदर्शी कराई, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई। चाहे हमने शिक्षकों की कराई, चाहे हमने पुलिस की कराई, चाहे जो भी नियुक्तियाँ हमने कराई, भी टीसीटी का रिजल्ट आया है, अन्य जो भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो सारी नौकरियां हमने बिल्कुल सही से बिल्कुल कराई हैं। लेकिन भैया एक नौकरी को देखा जाए 2018 की भर्ती की हम बात करते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम
पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी। 2018 की वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुई। देखिए होता क्या है, जैसे सरकार जब कोई नई बनती है जी तो जो मशीनरी होती है, जो सरकारी मशीनरियाँ होती हैं, जिनको मतलब व्यक्ति जो भी काम करने वाले होते हैं, तो चूँकि पूर्व की सरकारों का जो तरीका रहा होता है काम करने का, वो उस हिसाब से कार्य करते रहते हैं। जी। तो सरकार नहीं आई तो उसको सारी व्यवस्थाओं को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन भैया 2018 कहाँ 2022 आने वाला बता है। रहा हूँ। तो उस समय जो उन्होंने वैकेंसियाँ निकाली या जो उसमें अधिनियम बनाए गए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ थीं। अब उनको सही करने में, उनको बदलने में, नए प्रस्ताव लाने में ही ये समय लगा है। लेकिन उसके बाद देखिए जो भी नियुक्तियाँ हुई एकदम आराम से हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी लेकिन नियुक्तियाँ 2018 की वैकेंसी योगी सरकार में हुई एग्ज़ाम जी। और रद्द हो जाती है और अभी तक उसके क्लियर नहीं होता, री एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा, कोर्ट में मामला। हमारा फोकस है पारदर्शी हम व्यवस्था देने की। जी कहीं से भी अगर हमें ये लगता है कि नहीं, ये इस व्यवस्था में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है या कहीं न किसी की मिली भगत है, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और इस वजह से भले देर हो, लेकिन जो भी होगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो अभ्यर्थी उसमें परीक्षा दिया है, जो गरीब हो या जो अमीर हो या जो भी हो, उसको ये ना लगे कि नहीं भ्रष्टाचार की वजह से मेरा नहीं हुआ। वो जिस योग्य है उसको उसकी नौकरी मिले, हमारा फोकस इस पे है। हाँ ज़रूर कुछ कभी कभी कुछ नियमों से बंधने के कारण या इन सब की वजह से कुछ विलम्ब हो जाती हैं अन्य, लेकिन हर ये भर्ती में ऐसा नहीं है। बाकी जो भी भर्तियाँ हुई हमारे साथ, हमारे सरकार में, सब लगभग ठीक हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब पारदर्शी हुई हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या देखा जा रहा है छुट्टा पशुओं से काफ़ी किसानों को दिक्कत हो रही है। आपने मतलब गौशाला बनवाई है कि उसमें मतलब रहे, लेकिन उसमें भी नहीं रह पा रही अभी छुट्टा पशु। आप देख रहे हैं रोडों पर खड़े हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए ये गंभीर मुद्दा है, ये बिल्कुल एक गंभीर मुद्दा है और उस पर सरकार तत्पर भी है। इसीलिए गांव में जितने गौचर या जो भी आबादी के क्षेत्र थे, उनका रिकॉर्ड जो है इकट्ठा किया जा रहा है और इकट्ठा करके और कोशिश हो रही है कि हर ग्राम सभाओं में एक गौशाला बनाया जाए, पशुओं को वहाँ रखा जाए। लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि नहीं, आप उन पशुओं को मत छोड़िए, उनको रखिए। उसके पीछे हम लोग प्रति जानवर के पीछे कुछ उनको हम 30 रुपये अनुदान भी देते हैं, एक अपनी तरफ से अनुदान भी देते हैं कि आप हमारी तरफ से ये रखिए। ये कोशिश है सरकार की लोगों को जागरूक करने की। सरकार ने काफ़ी काम किया, गौशालाओं को देखा जाए तो काफ़ी बने, लेकिन आवारा पशु इतने अधिक हो गए हैं कि रोडों पे हैं, किसानों के खेत में चले जा रहे हैं। संख्या सही बात यह है कि जितने भी ऐसे बूचड़खाने जो कि बिना लाइसेंस के चल रहे थे, अचानक से चूँकि सरकार आने के बाद वो सारे बंद हो गए। अब इसका असर ज़रूर दिखा है कि आवारा पशु जो भी घूम रहे हैं सड़कों पे, और उसमें देखिए कुछ अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। होता क्या है कि लोग जब तक गायें जो हैं वो दूध देती हैं, लोग बच्चा रख रहे हैं, उसके बाद बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। तो ये एक भावना जो थोड़ी सी हम लोग की है, इसको भी थोड़ा सा अपने भी ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारी अपनी भी जागरूकता है कि नहीं, जब तक वो हम दूध पीने लायक है उसको हम रखते हैं, पीना होता है उसको हम छोड़ देते हैं। इस पर भी थोड़ा सा जनता को ध्यान देना चाहिए। ये मेरे एक अपना व्यक्तिगत ये सुझाव है, ये पार्टी लाइन की कोई बात नहीं है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है जी। और महंगाई को लेकर देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने काफ़ी बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, और देखा जाए कड़वा तेल उसके भी दाम बढ़ गए हैं, काफ़ी उछाल आ गया। सोचिए जो 100 रुपये का तेल था आज 170 रुपये में बिक रहा है, पेट्रोल जहाँ 70 रुपये था तो आज 100 क्रॉस कर रहे। लोग कहते थे कि 100 रुपये पहुँच जाएगा पेट्रोल, लेकिन आज 107 रुपये 108 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। इस पर कैसे अंकुश लगाएगी पार्टी आपकी? देखिए सरकार प्रयास कर रही है, चूँकि अभी हम कोरोना काल से निकले हैं जी, और कोरोना काल में सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि कोई भी देश का व्यक्ति जो है वो भूखा ना सो पाए जी, उसके लिए आपने देखा कि अब तक कोई योजना चल रही है राशन का, जो भी है मुफ्त में राशन देने की लोगों को, ताकि कम से कम देश का कोई जो हमारा नागरिक है वो भूख से मर ना पाए। जी हाँ। अब चूँकि ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहीं, कोरोना का टीकाकरण भी हम मुफ्त करा रहे हैं और ये गर्व का विषय है कि हमने 100 करोड़ का दायरा जो है वो पार कर लिया है। ये सारे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का एक अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं, सरकार इस पे कोशिश नहीं कर रही है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कहीं न कहीं इसमें लेकिन परिवर्तन। पार्टी लाइन या सरकार के द्वारा कोई बयान नहीं दिया जाता कि महंगाई कम होगी या कुछ। पूर्ववर्ती सरकार में देखा जाए तो पोलियो एक चली थी भयंकर बीमारी, लेकिन पोलियो वो भी मुफ्त हो रहा था, कोई उसमें भी पैसा नहीं। इसीलिए वैक्सीन है उसी तरह सरकार दे रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के काफ़ी दाम बढ़ गए हैं। नहीं, निश्चित रूप से इसके विषय में सरकार गंभीर है और मंत्रणा चल रही है। हम जल्द से जल्द हम लोग इस पर किसी न किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। अच्छा कोशिश चल रही है कि महंगाई दर को कम किया जाए। जी, अभी तो देखिए सब्जी उब्जी के भाव में जो तेज़ी है वो तो जो बाढ़ उड़ाया इस क्षेत्र में आया, इसकी वजह से ये हर बार ऐसा होता है कि बरसात के समय सब्जियों के रेट जो बढ़ जाते हैं। और रही बात पेट्रोल डीजल की कीमत, तो अंतर्राष्ट्रीय
मूल्यों पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, लेकिन हमारा बगल ही में देश है नेपाल। नेपाल में सस्ता तेल, गोरखपुर से लोग जा रहे हैं नेपाल पेट्रोल भराने, और यहाँ 107-108 रुपये पेट्रोल पहुँच गया और डीजल इतना महंगा हो गया है। जी, तो कैसे काम चलेगा? सरकार एक व्यवस्था बना रही है, सरकार इस पे भी नियंत्रण करने की बात हुई। अभी वित्त मंत्री जी ने भी इस पे एक बयान जारी किया था कि नहीं, सरकार कोशिश में है इस चीज़ों को कम करने के लिए। अब देखिए कि आगे जल्द इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो क्यों नुकसान नहीं झेलना, आपको क्या लगता है पार्टी को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा 22 के चुनाव में? सिर्फ एक पेट्रोल के मुद्दे को लेके हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जनता किसी निर्णय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, डीजल है, ये एक त्वरित परिवर्तन ये लोगों को जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने लोगों को लाभ भी बहुत दिया है। ऐसा नहीं है, जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास दिया हमने, जिसके पास शौचालय नहीं थे उनको शौचालय दिया हमने, हम राशन दे रहे हैं, हम सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हमने तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जो कि कोई सोच नहीं सकता था कि ये चीज़ें हैं। तो देखिए, सिर्फ एक विषय को लेके ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं जनता किसी मुद्दे पे पहुंच जाएगी। कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर नज़र आ रही हैं लोगों को महंगाई के रूप में, तो पॉजिटिविटी भी है, कहीं ना कहीं सकारात्मक। सरकार ध्यान दे रही महंगाई को कम करने के लिए। सरकार का इस पर फोकस है। सरकार जनता की सरकार है, ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, जो जनता के हित के लिए जो भी संभव हो पाएगा सरकार करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अब 2022 का चुनाव दोस्तों करीब है। हमने देखा है, सर्वे हमारा चल रहा है, चुनावी यात्रा ये किसकी बनेगी सरकार, उसी के तहत हमने आलोक तिवारी उस पंकज जी से मुलाकात की और इसके बाद चर्चा हुई कि किसकी बनेगी सरकार, क्या है इनकी पार्टी का स्टैंड। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।